नाजरीन, मैं जावेद गुल हूँ, चीफ एडिटर नेशनल न्यूज़ टीवी, और आपसे आज हम गुफ्तगू करेंगे उन मौज़ूआत पर जो अक़लियतों को दरपेश हैं। पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज तक अक़लियतों के बेशुमार मसाइल जो कि तो हल तलब खड़े हैं, लेकिन उनका परसाने हाल कोई नहीं। आज हम आपकी मुलाकात आज एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिन्होंने इस जज्बे के तहत आगे आए हैं, जो इस जज्बे के तहत आगे आए हैं कि पाकिस्तान के अक़लियतों को जो दरपेश मसाइल हैं उनको बेहतर तौर पर हल किया जाए, और वो बेहतर तौर पर इस तरह हल हो सकते हैं कि जब बहुत से लोग मुत्तहिद होकर आगे आएँ। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ डॉक्टर आदिल गौरी साहब से, जो चेयरमैन हैं तहरीक मसीही बेदारी के। उन्होंने पिछले चंद माह में इस तहरीक के ज़रिए बहुत सारे मसाइल हल किए हैं और उन मसाइल को उजागर भी किया है जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं डॉक्टर आदिल गौरी साहब से जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मसीही जमायतें और तहरीक मौजूद थी जो अक़लियतों के हकूक़ की बहाली के लिए काम कर रही हैं, लेकिन आपने जब शुरू किया है तो क्या महसूस किया है? जी डॉक्टर साहब। थैंक यू जवेद साहब, मैं आपका और नेशनल न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस मुस्तदी से आप लोग अक़लियतों के मसाइल को उजागर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। जहाँ तक बात है मसीही तहरीक बेदारी को शुरू करने की, तो मैंने ये महसूस किया कि क़याम पाकिस्तान को 73 साल हो चुके हैं, लेकिन अक़लियतों के जो मसाइल 73 साल पहले थे वो आज भी मौजूद हैं। अगरचे बहुत सी तंजीमें बनी, सियासी जमातें बनी, हर शख्स ने, हर जमात ने अपनी हैसियत के मुताबिक अपना किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन जो मसाइल हैं वो अभी तक हल नहीं हो पाए। तो मैंने ये सोचा कि मेरे अंदर जो खुदावंद यीशु मसीह ने जो सलाहियतें वरीयत की हैं, मैं उनको बुरुए कार लाऊँ और जो मैं अपना किरदार अदा कर सकता हूँ वो मैं अभी अदा करूँ। डॉक्टर आदिल गौरी साहब, मैं आपसे ये दरियाफ्त करना चाहूँगा और आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपने ये तहरीक शुरू की तो इससे पहले आपके जहन में ये बात क्यों नहीं आई, और उस वक़्त आप किन अवामल से गुज़र रहे थे, और उस वक़्त आपका शोबा क्या था और क्या कर रहे थे? मैं इससे पहले सियासी शऊर ज़रूर रखता था और बतौर जर्नलिस्ट मैंने इस हवाले से हमेशा अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने की कोशिश की हैं, लेकिन अमली तौर पर मैं इस मैदान में इसलिए नहीं आ सका कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब करता था। मेरा ताल्लुक़ शोबा तालीम से था। तो जब मैं इस मुलाज़मत से फ़ारग हुआ हूँ तो मैंने पूरी मुस्तदी से इन मसाइल को हल करने के लिए और जो मेरे अंदर सलाहियतें हैं उन्हें बुरुए कार लाने के लिए हमतन मसरूफ़ हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि जब से आपने ये तहरीक शुरू की है उस वक़्त से लेकर आप उन मसाइल को वो मसाइल बता सकते हैं जिनके हल के लिए आपने जदोजहद की हो? ये मसाइल की लिस्ट तो बड़ी तवील है, लेकिन मैंने एक चीज़ पर फोकस किया है कि जहाँ पर हमारे लोगों के साथ जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी और मजहबी तासुब का मसला होता है, मैं उन मसाइल के हल के लिए अपनी खिदमात पेश करता हूँ। दूसरा मेरा जो मेन फोकस है कि मैं जो मौजूदा तरीक़ा इंतख़ाबात है अक़लियतों के लिए उससे मुतमईन नहीं हूँ और उसको तब्दील करने के लिए अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हूँ। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मसीहियों को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है, वो ये कि पाकिस्तान के अंदर मसीहियों की बेटियां, अक़लियतों की बेटियां, कभी हिंदुओं के बेटियों के साथ घिनौने खेल खेले जाते हैं, उन्हें तब्दीली मज़हब करवा के और जबरन उनसे निकाह करके उन्हें अपनी गिरफ्त में रखा जाता है। इसके लिए आपकी क्या फिक्स है और इसके लिए जो कानून साजी होनी चाहिए उसके लिए आप क्या राय देंगे? देखें जी, अगर हम इस्लाम की तारीख़ को उठाकर देखें
तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करते थे। अगर हम उन वाक़ात पर नज़र करें जो उनकी हयात मुबारका में हुए, तो उनमें ये बात शामिल थी कि गैर मुस्लिमों के चर्चिज़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और उनकी औरतों से उनकी मर्ज़ी के बगैर शादी नहीं की जाएगी। आज जो लोग ये कर रहे हैं, दर हकीकत वो मज़हब की आड़ लेकर अपनी जिनसी दरिंदगी की तस्कीन कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ, बल्कि मुझे बड़ी मायूसी हुई है कि मसीही बल्कि अक़लियती मेंबरान पार्लियामेंट ने इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई इक़दाम नहीं उठाया। मैं यहाँ मुस्लिम लीग नून की MPA हिना परवेज़ भट्ट को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इस ज़िमन में पंजाब असम्बली में करारदाद पेश की है। मैं समझता हूँ कि मसीही MNA MPs के लिए डूब मरने का मकाम है कि वो इस सिलसिले में अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सके। मैं समझता हूँ कि शायद वो कौम की बेटियों को अपनी बेटियाँ नहीं समझते, उनकी बेटियाँ सिर्फ वो हैं जो उनके घरों में बैठी हैं। डॉक्टर साहब, पहले कराची के अंदर आरज़ू का जबरन निकाह हुआ, उसको जबरन तब्दीली मज़हब करवा के उससे निकाह करके और उसे अदालतों में लाया गया। उसके बाद हुमा यूनस एक 14 साल बच्ची है, उसके साथ भी यही सलूक हुआ। और उसके बाद फ़राज शाहीन है जो फैसलाबाद से जिसका ताल्लुक़ है, उसकी उम्र अभी 12.5 साल है। मैं ये जानना चाहूँगा और आपसे मेरा सवाल है कि बाज़ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, इसलिए इनको इनके साथ निकाह किया गया है। क्या कोई और अवामल ऐसे नहीं हो सकते कि बीवी बनाए बगैर भी उसको दायरा इस्लाम में लाया जाए? जी बिल्कुल, ऐसे अवामल मौजूद हैं। ये ज़रूरी नहीं कि तब्दीली मज़हब के बाद आप किसी को अपनी बीवी ही बनाएं। अगर जैसे कि आप 12.5 साल की बच्ची का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या ही खूबसूरत होता कि अगर वो शख्स इस बच्ची को अपनी बेटी बनाता, तो हो सकता है कि उसकी इस शफ़क़त से मुतासर होकर कुछ और लोग भी उसकी तक़लीद करते। लेकिन मैं यहाँ समझता हूँ कि यहाँ पर ना सिर्फ एक मज़हब का मामला है, बल्कि कानून की भी वायलेशन हुई है। जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसकी वायलेशन हुई है। तो इन दरिंदों को मज़हब से हटकर जो मुल्की कानून की वायलेशन है उसके मुताबिक उनके अगेंस्ट पर्चे दिए जाने चाहिए। और अदालतें खुदावंद की मेहरबानी से हमें रिलीफ दे रही हैं। इन अदालतों के ज़रिए से उनको इबरतनाक सज़ाएँ दी जानी चाहिए ताकि आइंदा लोग ऐसी हरकत से बाज रहें। डॉक्टर साहब, आपकी तंजीम जो है उसने इसके लिए कुछ इकदाम किए हैं? जी, हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा है, आर्मी चीफ को लेटर लिखा है, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है और ख़ुसूसी तौर पर अपने जो हमारे माइनॉरिटीज़ के MNA MPs हैं उनको लेटर लिखे हैं तो वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें कि इस सिलसिले में ना सिर्फ कानून साजी हो बल्कि बनने वाले कवानीन पर अमल भी हो। क्योंकि हम देखते हैं कि चाइल्ड मैरिज एक्ट का आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, लेकिन उसकी वायलेशन हो रही है। तो कानून बनाने का फ़ायदा तभी होता है कि जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो। तो इसके लिए मैं मौजूदा हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कानून साजी भी करें और उस पर अमल भी करवाएं। जी डॉक्टर साहब, बड़ी खुशी हुई है आपसे बात करके और बिलखसूस अक़लियतों के हवाले से आपने जो बात की है कि आप उनके मसाइल को ना सिर्फ उजागर कर रहे हैं बल्कि उनके मसाइल के हल के लिए अपनी पूरी एफ़र्ट्स कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि ये जो आपने तहरीक शुरू की है, तहरीक मसीही तहरीक बेदारी, इसके लिए आप कोई तंजीम साजी भी कर रहे हैं? जी, खुदावंद का शुक्र है कि मसीही तहरीक बेदारी ने बहुत मुख्तर से वक्त में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की है। तो फ़िलहाल हम सियालकोट की सतह पर ज़िला भर में तंजीम साजी कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ तहसीलों में हमने इसके यूनिट बनाए हैं और दूसरे शहरों से भी हमें लोगों की तरफ से कॉल्स आ रही हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो फोकस है वो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट पर है और डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में बड़ी तेज़ी से तंजीम साजी हो रही है। डॉक्टर साहब, आप नेशनल न्यूज़ के नाज़रीन को इस तंजीम साजी के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे
کہ اقلیتوں کو کس طرح اپنے حقوق کی بحالی کے لیے اقدام کرنے ہوں۔ اس تنظیم کا وہ ہے یونٹی۔ تو میں آپ کے ٹی وی کی جانب سے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا ٹی وی کے ذریعے سے کہ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، ایک قائد اور ایک جماعت میں کے پلیٹ فارم پر متحد نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ ماضی کے تجربات آپ کے سامنے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر اس طرح تنظیم سازی ہوگی، اس طرح کا اتحاد ہوگا، تو یقیناً پاکستان میں اقلیتوں کو درپیش مسائل سے نجات ملے گی۔ بہت شکریہ۔